नमस्कार। मेरे चैनल रीड अ बुक शेल्फ पर आपका स्वागत है। आज की किताब का नाम है द वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। क्या आपको भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस कंफ्यूजिंग लगता है? अगर हाँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो, चाहे आपको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो। क्योंकि इस बुक के राइटर पीटर लिंच आपको वो सारी स्ट्रेटेजी सिखाएंगे कि कब, कैसे और कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? म्यूचुअल फंड मैनेजर को, हर कोई जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। एंटरप्रेन्योर्स को किताब के बारे में वन अपॉन वॉल स्ट्रीट उन लोगों के लिए एक अहम किताब साबित होगी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पीटर लिंच ने इस बुक में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और साथ ही स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए अपने रीडर्स को कुछ वैल्यूएबल टिप्स और सजेशन भी दिए हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आपको स्टॉक मार्केट किसी गैम्बलिंग बिजनेस की तरह लगता है? क्या आप स्टॉक मार्केट में ये सोचकर इन्वेस्ट करने से डरते हो कि इसमें बीडीडीहा रिस्क है? ये समरी पढ़िए और खुद पता लगाइए कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो तभी आपको ये समरी पढ़नी चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कोई नौसिखिया अब आई कोशिश वाले सौखिया या आम आदमी भी किसी एक्सपर्ट से कम नहीं है। कई बार तो वो एक्सपर्ट से बढ़कर साबित होते हैं। पीटर लिंच दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर है। लिंच आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे और कुछ सजेशन और टिप्स भी देंगे कि कब और किन कंपनीज में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस समरी में पर्सनल एक्सपीरियंस और कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस के और करीब ले आएगी और आपको मोटिवेट करेगी कि आप भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे। द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। अक्सर लोग स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। जिन लोगों का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो स्टॉक मार्केट से मीलों दूर रहना पसंद करते हैं। इस चैप्टर में पीटर लिंच इस जी गलतफहमी को तोड़ दहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इस फील्ड से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। चाहे आपने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री और फिलॉसफी पीयर ही हो, तो भी आप स्टॉक बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेंस में डिग्री लेने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बेशक आपका कभी फाइनेंस का बैकग्राउंड ना रहा हो तो भी कोई बात नहीं। स्टॉक मार्केट में आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। मैं भी एकदम ऐसा ही हूं। मेरा कभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं रहा, तो भी आज मैं दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर बन गया हूं। मेरा जन्म 19 जनवरी 1944 में हुआ था। मेरी मां अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी फैमिली उस दौर से गुजर चुकी है जब दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था। यही कारण है कि मेरी फैमिली ने कभी स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं किया। मेरी फैमिली में अब तक सिर्फ एक ही इंसान ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और वो थे मेरे ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर जीन ग्रिफिन ने सिटीज सर्विस नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उन्हें लगा ये वाटर यूटिलिटी की कंपनी है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सिटी सर्विस कोई वाटर यूटिलिटी नहीं बल्कि एक तेल की कंपनी है। आपको क्या लगता है अब उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने फौरन अपने सारे शेयर बेच डाले और उसके कुछ ही वक्त बाद सिटी सर्विस के शेयर के प्राइस 50 गुना बढ़ गए थे। लेकिन यह सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की कहानी नहीं है। 1950 के दौर में ज्यादातर अमेरिकन्स का यही रवैया हुआ करता था। लोगों को लगता था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है जहां वो अपना पैसा हार जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरे घर में स्टॉक मार्केट की कोई बात नहीं होती थी। हमारी फैमिली इन्वेस्टिंग से कोसों दूर रहती थी। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मेरे फादर की ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई। मजबूरी में मेरी मां को सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी के इची। मैंने भी पार्ट टाइम काम करने के बारे में सोचा और इस तरह मैं एक कैडी बन गया। कैडी यानी वो जॉब जहां लोगों का सामान उठाने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है। उस वक्त मेरे लिए एक कैडी की जॉब भी बड़ी इडिची बात थी। मैं उन लड़ती डिढकों से ज्यादा कमा रहा था जो न्यूज़पेपर बेचते थे।
इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट और बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलने का मौका मिल जाता था, जिनके लिए मैं बतौर कैडी काम करता था। इन्हीं लोगों के सोहबत में मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट उतनी भी बुरी चीज नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में पूरे साल कैडी की जॉब करता रहा ताकि अपने खर्चे उठा सकूं। मुझे साइंस से ज्यादा आर्ट्स में इंटरेस्ट था। मैथ्स, अकाउंटिंग और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट मुझे जरा भी पसंद नहीं थे। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि जो सब्जेक्ट मुझे स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि आर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग करना कोई साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट है। आइन 68 में आखिरकार मुझे अपना पहला स्टॉक खरीदने का मौका मिला जब मैंने फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस के स्टॉक खरीदे। उस वक्त उनके एक शेयर का प्राइस था $7। मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए यूं ही कोई कंपनी नहीं चुनी थी, बल्कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ने के बाद ही मैंने अपना मन बनाया था, जिसमें फ्रेट कंपनी के ब्राइट फ्यूचर का वादा किया गया था। फ्रेट कंपनी यानी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ने का यह कारण नहीं था, बल्कि असली वजह यह थी कि उन दिनों वियतनाम वॉर चल रही थी और कार्गो का पैसिफिक ओशन में खूब आना जाना लगा रहता था। अब यह मेरा गुड लक ही था जो मुझे इस डील से अच्छा प्रॉफिट हुआ। जब मैं बॉस्टन कॉलेज में PRIH रहा था, तो मुझे फिडेलिटी न्यूयॉर्क की एक बोट क्लब में गर्मियों में जॉब मिल गई। इस फील्ड में मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहां मेरा काम बस इतना था कि मुझे कुछ कंपनीज के बारे में रिसर्च करना होता था और फिर रिपोर्ट लिखनी होती थी। जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के लिए वापस वॉर्टन लौटा, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। कॉलेज में मुझे स्टैटिस्टिक और एडवांस्ड कैलकुलस सिखाया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो एजुकेशन नहीं है जिसकी मुझे स्टॉक मार्केट में जरूरत पीडीडी सकती थी। मैं वॉर्टन कॉलेज के प्रोफेसर और फिडेलिटी के कलीग्स के बीच कंपेयर करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि कॉलेज में हमें जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होती। स्टॉक मार्केट में काम करते हुए मेरा पोर्टफोलियो अभी ग्रो करना शुरू ही हुआ था। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मेरे पास अंडर $50 की सेविंग्स थी। तो अगर आपको अब भी लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की या एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, तो आपको बता दूं कि इस फिले में एक एक्सपर्ट बनने के लिए आप जरा भी अनक्वालिफाइड नहीं हो। द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स, पीटर लिंच अपनी बुक में ओनेक्सीमोरॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल से बताते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कैसे नए इन्वेस्टर्स भी एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ देश देते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर, किसी नौसिखिए की से गौसैन नौसिखिए की रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से एकदम ऑपोजिट होता है। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स का एक कंजक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं डेफनिंग साइलेंस, यानी कानों में चुभने वाला सन्नाटा। ये दोनों बातें इतनी अलग हैं कि एक साथ कभी हो ही नहीं सकती। एक और टर्म है जो मैं ऑक्सीमोरोन में ऐड करना चाहूंगा, वो है प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग। वो इसलिए क्योंकि सारे नए लोगों को चाहिए कि वो इन्वेस्टिंग को एक डाउटफुल पर्सपेक्टिव से देखे, यानी शक की नजरों से देखे। स्टॉक तभी अट्रैक्टिव लगते हैं जब बहुत सारे बेदादेहे इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब वो एक रेकमेंडेड लिस्ट में शामिल होता है। असल में लोग स्टॉक्स खरीदने के लिए दूसरों का वेट करते हैं, यानी कोई और पहले उस स्टॉक को खरीद ले तब वो खरीदेंगे। इसे मैं स्ट्रीट लैग बोलता हूं। कंपनीज को सालों साल लग जाते हैं, तब जाकर इंस्टीट्यूशन उनके स्टॉक्स खरीदते हैं। तो अगर आप भी इसी इंतजार में हो कि पहले कोई और स्टॉक खरीद ले तब आप खरीदोगे, तो आपको बता दें कि इससे आपके प्रॉफिट कमाने के चांस कम हो जाते हैं। एक और एडवाइस आपको देना चाहूंगा, वो ये कि कभी प्रोफेशनल्स की बात मत मानना। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। असल में जब कभी हमें कोई अच्छा हेयर स्टाइल करवाना होता है या अपने घर का इंटीरियर करवाना होता है, तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात अलग है। यहां आपको खुद से बढ़िया एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। फंड मैनेजर वो स्टॉक्स नहीं खरीदते जिन्हें देखकर लगता हो कि इससे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा।
से पोटेंशियली इज़ोस और पोटेंशियली रिवॉर्डिंग स्टॉक्स कहा जाता है। लेकिन जब यही स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे बहाने होते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए ये स्टॉक बेटी रहे छोटे थे। पोटेंशियली रिवॉर्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ज्यादा रिस्क है और ज्यादातर फंड मैनेजर इस रिस्क को उठाने से डरते हैं। फंड मैनेजर असल में अपनी जॉब खोना नहीं चाहते। अगर वो अपने क्लाइंट्स को आईबीएम जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहेंगे तो उनकी जॉब कभी नहीं जाएगी, चाहे स्टॉक प्राइस कितने ही डाउन क्यों ना चले जाए। इसके पीछे वजह यह है कि आईबीएम जैसी डीडीडीडी ही कंपनी की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है और उम्मीद की जाती है कि इनके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, इसीलिए फंड मैनेजर के जजमेंट पर कोई अंगुली नहीं उठा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर फंड मैनेजर्स अपने क्लाइंट्स को किसी छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहते हैं और अगर स्टॉक्स बुरी तरह गिर जाए तो उनकी जॉब भी जा सकती है। अगर क्लाइंट्स अलग अलग तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये एक रिस्की डिसीजन होगा। मान लो दो लोग जो साथ में गोल्फ खेलते हैं, जिनका अकाउंट एक ही बैंक मैनेज कर रहा है, तो क्या वो अपनी आपसी बातचीत में एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि किसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? मान लो ए का अकाउंट 20% बढ़ा है जबकि बी का अकाउंट 66% तक बच गया है, तो ऐसी सूरत में ए उस बैंक से अपना सारा पैसा निकालकर किसी और बैंक में डालने की सोच सकता है। यही वजह है कि क्लाइंट्स के लिए स्टॉक्स के सेम बैच से अलग अलग स्टॉक चुने जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में नया नया होना ही आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर्स आपके किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही आप जॉब से निकाले जाओगे। आप रिस्क ले सकते हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आईबीएम से छोटी है। आपको अपना पैसा कई सारे स्टॉक्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चॉइस से एक ही स्टॉक ले सकते हो। अगर आपको मार्केट सही नहीं लग रहा तो तब तक इन्वेस्ट मत करो जब तक कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। और बेशक ये पता होना कि कहां इन्वेस्ट करना है आपके लिए एक और एडवांटेज होगी। जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हो या आपके फ्रेंड्स ने क्या कपड़े डाहे पहने हैं, ये सब डिस्क्राइब करता है कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। ये नॉलेज आपके पास है, उन प्रोफेशनल्स के पास नहीं जो अपने कैबिन में बैठे रहते हैं। उनके पास कोई ग्राउंड नॉलेज नहीं होती, सिर्फ अलग अलग कंपनी की रिपोर्ट होती है। इसीलिए असली खबर उन तक पहुंचने से पहले आप तक पहुंचती है। इज दिस गैम्बलिंग और वॉट? इस चैप्टर में स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया गया है। साथ ही इन दोनों से जो भी रिस्क फैक्टर जिन है उन्हें भी एक्सप्लेन किया गया है। पीटर लिंच स्टॉक इन्वेस्टमेंट को समझाने के लिए स्टड पोकर के गेम को मेटाफर की तरह यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट गिरते ही लोग बैंक भागते हैं बॉन्ड लेने के लिए। बॉन्ड एक लोन की तरह है जो इन्वेस्टर्स पैसे उधार लेने वाले को कुछ इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। पिछले कुछ 20 सालों से बॉन्ड काफी पॉपुलर हुए हैं। लेकिन क्या हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करने को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कंपेयर कर सकते हैं? बेशक ये सच है कि जो प्रॉफिट आपको स्टॉक्स में मिलता है वो बॉन्ड से कहीं ज्यादा होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी के कुछ शेयर यानी कुछ हिस्सा आपका हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। जब कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे क्योंकि आप भी एक पार्टनर हो। दूसरी तरफ बॉन्ड में आप सिर्फ एक लेंडर हो यानी आप सिर्फ पैसा उधार दे रहे हो जो बाद में आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। अब चाहे आप मैकडोनाल्ड्स में इन्वेस्ट करो या किसी छोटी कंपनी में, ज्यादा फर्क नहीं पीडीडीडी था क्योंकि आपको ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। लेकिन क्या स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा है? बेशक है। स्टॉक्स आपको किसी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप राइट टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करो। लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट को इसीलिए एक जुआ बोलते हैं जब वो पैसे हार जाते हैं, लेकिन नुकसान तभी होता है जब आप गलत जगह गलत टाइम पर इन्वेस्ट करते हो। और जहां तक रिस्क की बात है तो रिस्क कहां नहीं है। देखा जाए तो बॉन्ड भी रिस्की है। इसमें कई बार इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है कि आपको काफी कम रिटर्न मिलता है या फिर आपको डिस्काउंट में बॉन्ड बेचने पीडीडी रीचते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सवाल पूछ लेने चाहिए और जो जवाब मिले
उसी के हिसाब से डिसाइड करो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पोकर गेम की तरह है। शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे आपके सामने पिक्चर क्लियर होने लगती है। शुरुआत में आपको सिर्फ अपने कार्ड्स का पता होता है, लेकिन जैसे जैसे और कार्ड्स खुलते जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि किसकी जीत होगी। पासिंग द मिरर टेस्ट। इससे पहले कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मन बनाएं, पीटर लिंच आपको 3 सवालों का मिरर टेस्ट देते हैं। ये सवाल इसलिए है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं बहुत ज्यादा रिस्की ना हो जाए। साथ ही पीटर ह्यूमन इमोशंस को भी डिस्क्राइब करते हैं, जो उस फैसलों के बीच आते हैं जो एक इन्वेस्टर को लेने पीडीडी देते हैं। कहानी। इन्वेस्टिंग से पहले ऐसे 3 सवाल है जो आपको खुद से जरूर पूछने चाहिए। 1. क्या मेरा खुद का घर है? 2. क्या मुझे पैसे की जरूरत है? 3. 3. क्या मैं इतना काबिल हूं कि स्टॉक्स मार्केट में सक्सेसफुल हो सकूं? श्योर। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से सेव। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना घर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि घर खरीदना एक प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है जो ज्यादातर लोग करते हैं। घर खरीदना एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन घर खरीदते वक्त उतना ही केयरफुल रहे जितना आप स्टॉक्स खरीदते वक्त रहते हैं। अपना घर लेने के बाद खुद से दूसरा सवाल करें, क्या मुझे पैसों की जरूरत है? अगर आपकी कोई और जिम्मेदारी है जहां आपको पैसे की जरूरत है, तो फिर स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1-2 साल में अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाना है, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही जगह नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप नुकसान उठाने की सिचुएशन में हो। अगर आपके इन्वेस्टमेंट से आपकी डेली लाइफ या जरूरत के खर्चों में फर्क नहीं पीड़ीता, तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हो। लास्ट में खुद से सबसे अहम सवाल पूछो। सक्सेसफुल होने के लिए आप में कुछ पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे पेशेंस, टॉलरेंस, कॉमन सेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और लगातार डटकर लगे रहने की क्वालिटी। इसके साथ ही अपनी गट फीलिंग के हिसाब से कभी मत चलना, सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लेना। एक एवरेज लापरवाह इन्वेस्टर 3 इमोशन से गुजरता है: कंसर्न, कंप्लेसेंसी और कैपिचुलेशन। इन्वेस्टर इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि कहीं स्टॉक्स नीचे ना गिर जाएं। इस डर से वो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेता। फिर जब वो हायर प्राइस पर स्टॉक्स लेता है तो अनसेटिस्फाइड फील करता है। फाइनली जब स्टॉक्स उसके खरीदे हुए प्राइस से कम हो जाते हैं, तब उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो अपने स्टॉक्स बेच देता है। कुछ और इन्वेस्टर्स खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोलते हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक्स के रेट गिरते हैं, वो फौरन अपने स्टॉक्स बेच देते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। इज दिस अ गुड मार्केट? प्लीज डोंट आस्क। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग के लिए ये टाइम सही है या नहीं? नहीं, इस बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। इस चैप्टर में पीटर लिंच आपको बताएंगे कि अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर हमें क्यों फ्यूचर प्रिडिक्शन से बचना चाहिए। यहां वो द कॉकटेल थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें मार्केट सिनेरियो के बारे में प्रिडिक्ट करने या पहले से अंदाजा लगाने से रोकती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? इस वक्त मार्केट कैसी है, अप या डाउन? प्राइस कब बढ़ेंगे? जबकि हकीकत तो ये है कि आप स्टॉक मार्केट को कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। ये बस समय की बर्बादी है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। आपको ये याद रखना चाहिए कि पैटर्न हमेशा रिपीट नहीं होते। जो आज हुआ है जरूरी नहीं कल भी हो, और इंसान की फितरत है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की गलती करता है। मायन माइथोलॉजी के हिसाब से ये दुनिया 4 बार खत्म हो चुकी है, और हर टाइम मायंस खुद को फ्यूचर के लिए बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्रोटेक्शन हमेशा पहले वाले विनाश के खिलाफ होता है। जैसे कि मायंस मानते थे कि सबसे पहले दुनिया बारिश में खत्म हुई, तो मायंस बचने के लिए पहाड़ों में चले गए और पेड़ों में घर बनाकर रहने लगे। फिर दूसरी बार दुनिया आग से खत्म हुई। ये सिलसिला चलता रहा और हर बार मायंस खुद को पहले वाले विनाश से बचाने की तैयारी करते रहे। लेकिन जो पहले हुआ था वो आगे भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए फ्यूचर प्रिडिक्शन एक जुआ खेलना जैसा है। जब बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो नए लोग भला कैसे बता पाएंगे? तो इसीलिए इस सिनेरियो में हमें कॉकटेल थ्योरी की जरूरत पड़ती है।
मान लो एक कॉकटेल पार्टी चल रही है जहां अलग अलग प्रोफेशन के लोग शामिल हैं और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। तो मार्केट का फर्स्ट स्टेज है जब कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात नहीं करता। लोग डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ये वो स्टेज है जहां मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आता है स्टेज 2, जहां मेहमान म्यूचुअल फंड मैनेजर से थोड़ी देर बात करने के बाद फिर से डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। इस स्टेज में मार्केट के 15% ऊपर जाने के चांस है। अब आता है स्टेज 3। अब हर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर को घेरे खड़ा है और एडवाइस मांग रहा है कि उन्हें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। यहां तक डेंटिस्ट भी अब यही सवाल पूछ रहा है। ये वो स्टेज है जहां मार्केट 30% ऊपर जा सकता है। स्टेज 4 में सबने म्यूचुअल फंड मैनेजर को घेरा हुआ है, लेकिन इस टाइम वो सब मिलकर उसे बता रहे हैं कि उसे कौन से स्टॉक लेने चाहिए। यहां तक डेंटिस्ट भी अपनी टिप्स दे रहा है। ये वो स्टेज है जहां मार्केट अब पीक पर पहुंच चुका है और अब गिरने वाला है। स्टॉकिंग द 10 बैगर एंड आई हैव गॉट इट, व्हाट इज इट? ये चैप्टर आपको ऐसे 6 तरह की कंपनी को समझने में हेल्प करेगा कि आपको कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी इस तरह से है: स्लो ग्रोवर्स, स्टॉलवर्ट्स, फास्ट ग्रोवर्स, साइक्लिकल्स, एसेट प्लेज और टर्नअराउंड्स। अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, तो एक बार जरा गौर से अपने घर और बैकयार्ड का जायजा ले लीजिए। जहां आप काम करते हैं या जिस मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां भी गौर कीजिए। एक एवरेज आदमी को साल में 2 या 3 बार ही कोई अच्छा चांस मिलता है और आपको बस यही राइट मौका ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट मेथड में ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। कोई कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए आपको कंपनी का सीईओ या एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप मामूली वर्कर हो, चाहे कोई जियोलॉजिस्ट हो या स्कूल टीचर हो सकते हो, यानी एक मामूली आदमी भी ये पता लगा सकता है। उन चीजों पर इन्वेस्ट करो जो आपको पता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो आपने यूजेस किया हो या आप पसंद करते हो। जो प्रोडक्ट आपको मालूम है और माशी माशी करने बार आई, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या ना नो अर्ज करना आपको एक एडवांटेज देगा, क्योंकि एक कंज्यूमर होने के नाते आपके सामने मार्केट पोजीशन एकदम क्लियर होगी। आपको पता होगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और वो कितना चलता है। बस आपको इसी चीज का ख्याल रखना है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। कोई स्टॉक आपको सही लग रहा है तो ये मतलब नहीं है कि आप उसे खरीद लो। पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना ऐसा ही है जैसे अपने कार्ड्स पर नजर डाले बिना स्टड पोकर खेलना। लोग अक्सर स्टॉक्स लेने में उतना एफर्ट नहीं लगाते जितना वो घर का सामान खरीदने में लगाते हैं, पर यह माइंडसेट चेंज करना होगा। ये जानना बेहद जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है वो अपनी कंपनी के लिए कितनी सेल्स ला रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा हो तो उसका अपनी कंपनी के प्रॉफिट में उतना ही अच्छा कंट्रीब्यूशन भी होगा। जैसे हम यहां पैम्पेयर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पैम्पेयर्स 1970 से मार्केट में है और इसके बॉक्स में लिखा रहता है कि इसे प्रॉक्टर और गैम्बल ने बनाया है। तो अब माना कि पैम्पेयर्स की सेल अच्छी है, तो क्या अब आप इसके स्टॉक्स ले लोगे? अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि पैम्पेयर्स का अपनी कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट की सक्सेस नहीं देखनी है, बल्कि यह भी चेक करना है कि वो कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है। असल में कंपनी का साइज क्या है, यह काफी मैटर करता है। कोका कोला जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते। असल में बड़ा प्रॉफिट तो छोटी कंपनी से ही मिलता है। वो इसीलिए क्योंकि बड़ी कंपनी बड़े प्रॉफिट नहीं देखती, वो तो पहले से ही टॉप पर बैठी है। कंपनी की बात आई है तो हम इन्हें 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये है आर स्लो ग्रोवर्स, स्टॉलवर्ट्स, फास्ट ग्रोवर्स, साइक्लिकल्स, एसेट प्लेज एंड टर्नअराउंड्स। स्लो ग्रोअर्स वो पुरानी कंपनियां हैं जो कभी फास्ट ग्रोअर्स के तौर पे स्टार्ट हुई थी। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जायद, आज की इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। ये कंपनियां अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी हैं। इन कंपनीज की ग्रोथ ग्रोज नेशनल प्रोडक्ट से 2-4% होती है। ग्रोज नेशनल प्रोडक्ट टोटल का मतलब है
उन प्रोडक्ट्स और सर्विस का मार्केट वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया है। स्टालवर्ट्स वो कंपनी होती हैं जो स्लो ग्रोअर्स और फास्ट ग्रोअर्स के बीच में आते हैं। स्टालवर्ट्स में पैसा लगा के आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। कोका कोला भी एक स्टालवर्ट कंपनी है, तो अगर आप राइट टाइम पे राइट स्टालवर्ट कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फास्ट ग्रोअर्स वो कंपनी है जो आपको 200% तक प्रॉफिट दे सकती हैं। फास्ट ग्रोअर कंपनी के कुछ एग्जाम्पल है फास्ट फूड बिजनेस में टाको बेल और जनरल स्टोर बिजनेस में वॉलमार्ट। इन कंपनीज ने एक स्पेसिफिक डोमेन में अपना नाम कमाया है और सक्सेसफुल हुए हैं, इसीलिए मार्केट में इनकी अपनी मोनोपोली है। आपको रिसेशन यानी मंदी के दौरान कंपनी की परफॉर्मेंस भी जरूर चेक करनी चाहिए ताकि ये डिसाइड कर सके कि आपको कब तक इनके स्टॉक्स होल्ड करके रखने हैं। साइक्लिकल वो कंपनीज होती है जिनके प्रॉफिट और लॉस या तो रेगुलर होते हैं या जिनके बारे में ज्यादा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। कुछ साइक्लिकल कंपनीज के एग्जाम्पल है केमिकल कंपनीज और एयरलाइंस की कंपनीज। इनके राइज और फॉल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल या एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी। टर्नअराउंड वो कंपनीज है जिनकी किसी प्रॉब्लम की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की होता है। अगर इनके कर्ज हमेशा राइज कर रहे हो और पीई रेशियो इन्फ्लेटेड हो तो इनके स्टॉक्स बेचना ही बेटर होगा। एसेट प्ले कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए पोटेंशियली रिवॉर्डिंग हो सकती है और इसके अलावा बड़े इन्वेस्टर्स इन्हें ज्यादातर नजरअंदाज ही करते हैं। ये कंपनियां वो है जहां आप अपने एडवांटेज ट्रिक खेल सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी एसेट प्ले है या नहीं। एक कंपनी किसी एक ही कैटेगरी में नहीं रहती है। एक बार अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया जहां कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बारे में रिसर्च भी कर ली, तो उसके बाद आपको उस कंपनी को इन 6 कैटेगरी में से एक में रखना होगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट मेथड का स्टेप 3 है, यानी कैटेगराइजेशन द परफेक्ट स्टॉक, व्हाट अ डील एंड स्टॉक्स आइड अवॉइड। ये चैप्टर आगे उस तरह के स्टॉक्स डिस्क्राइब करेगा जिनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही पीटर लिंच उस तरह के स्टॉक्स भी डिस्क्राइब करेंगे जिनमें इन्वेस्ट करना आपको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। अब जबकि आपने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज को कैटेगराइज कर लिया है, तो अब आपको बताते हैं कि ये कंपनी कैसे अपनी अर्निंग्स बेवराती है। वैसे पिक्चर अभी तक इनकम्प्लीट है और आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। स्टोरी कंप्लीट करने के लिए कंपनी की अर्निंग्स चेक करो और पता करो कि वो अपनी अर्निंग कैसे इंक्रीज करेगी, किस तरह की कंपनीज अपनी अर्निंग बढ़ाने वाली है और आप कैसे अर्निंग बेयर आ सकते हो। ये आपको स्टेप 4 पर ले आएगा। अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए कंपनीज इन 5 स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट घटाकर। यह तब किया जाता है जब मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर्स हो और आपको दूसरों से आगे निकलना हो। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रेट बढ़ाकर। जब कोई प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा हो तो यही राइट टाइम है उसके रेट बढ़ाने का। अब क्योंकि प्रोडक्ट पहले ही हिट है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंज्यूमर हायर प्राइस देने को तैयार हो जाएगा। नए मार्केट में एक्सपेंड करोगे, इसके लिए आप और भी बेटर प्रोडक्ट या सर्विस की रेंज ऑफर कर सकते हो। कंपनीज अपने टारगेट ऑडियंस को भी एक्सपेंड कर सकती है। पुराने मार्केट में अपने ज्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कंपनीज पहले से बनी बनाई मार्केट में अपने करंट प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कवर कर सके। कंपनी अपने करंट कस्टमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए अट्रैक्ट कर सकती है या फिर नए कस्टमर्स को टारगेट कर सकती है। यहां तक कि अपने कॉम्पिटिटर्स से कस्टमर्स को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है। पिछड़ रहे या बंद होने वाले यूनिट को दोबारा जिंदा करें। कोई भी स्ट्रेटेजी जो फायदेमंद साबित ना हो रही हो वो रिवाइज की जा सकती है या फिर अर्निंग बढ़ाने के लिए एकदम छोड़ी भी जा सकती है। जो स्टॉक्स डल लगते हैं अक्सर वही ऊपर जाते हैं। इमेजिन करो किसी स्टॉक का नाम हो बॉब एवंस फार्म्स। ऐसे नाम वाली कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। नाम जितना फैंसी होगा उतने ही ज्यादा लोग उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन ये स्टॉक ज्यादातर नीचे ही जाते हैं। और भी अच्छा रहेगा अगर किसी बोरिंग से नाम वाली कंपनी का काम भी बोरिंग हो। मान लो कोई कंपनी बॉटल के कैप बनाती है।
आपने शायद इस कंपनी को किसी मैगजीन के फ्रंट पेज पर कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये बदे इन्वेस्टर्स का अटेंशन खींच सकती है। अगर इंस्टीट्यूशन इनके स्टॉक्स नहीं लेना चाहते, तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कंपनी मिल जाएगी। लो ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना भी अच्छा आइडिया है। हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के शेयर्स अक्सर नीचे जाते हैं। आपको ऐसी कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो लोग हमेशा खरीदते हैं, जैसे रेजर ब्लेड या फिर दवाइयां। कंप्यूटर कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप उन कंपनी में इन्वेस्ट करो जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है। वो इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर कंपनी में हमेशा ज्यादा कंपटीशन रहता है और उनके प्राइस इसीलिए डाउन जाते हैं। और जो कंपनी इस टेक्नोलॉजी का यूज करती है वो कम प्राइस में अपना काम कर लेती है और हमेशा प्रॉफिट में रहती है। जिन कंपनी के अपने स्टॉक्स में लार्ज शेयर होता है उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा होता है। आप आंखें मूंद कर इन कंपनीज के स्टॉक्स ले सकते हो क्योंकि शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी से हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद रहती है। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको एकदम अवॉइड करना चाहिए तो ये वो स्टॉक है जो शहर में चर्चा का विषय हो। सबसे हॉट लगने वाले स्टॉक्स तेजी से ऊपर चढ़ते हैं और जल्द ही प्रॉफिट को बदे नुकसान में बदल देते हैं। किसी इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ होने से वो एंटरप्रेन्योर्स के एक छोटे से ग्रुप को अट्रैक्ट करती है जो इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। एक और तरह की कंपनी है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये है जिसे सेकंड अनदर बिग कंपनी के नाम से पॉपुलर करने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट इंटेल या नेक्स्ट मैकडॉनल्ड्स। वो इसीलिए क्योंकि किसी भी चीज का नेक्स्ट बेहद मुश्किल से मिलता है। अक्सर लोग इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज रेकमेंड करते हैं और फिर लास्ट में अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं मानो वो आपसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो। ये कंपनीज अक्सर लॉन्ग शॉट्स या विस्पर स्टॉक्स होती है, लेकिन इन स्टोरीज में कोई दम नहीं होता। ऐसी फैंसी नाम वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कभी मत करना। ये फैंसी नाम सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है ताकि लोग इन्हें नोटिस करें। अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, द 2 मिनट ड्रिल एंड गेटिंग द फैक्ट्स। इस चैप्टर में ऐसे कई इंडिकेटर्स का जिक्र है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। ये इंडिकेटर्स उन 6 कैटेगरी पर बेस्ड है जो हमने पहले मेंशन किए हैं। इस चैप्टर में इस बात का भी जिक्र है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका ग्राउंड फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। कहानी। इन्वेस्टमेंट से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जिस कंपनी में आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो कल उसका और ज्यादा वैल्यूएबल होना क्यों जरूरी है। ये अर्निंग और एसेट से जुड़ी बात है। अर्निंग्स और एसेट तय करते हैं कि इन्वेस्टर कितना पैसा लगाने को तैयार है। पीई रेशियो ये पता करने का अच्छा तरीका है कि कोई स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या फिर रीजनेबली प्राइस्ड है। पीई रेशियो प्राइस और अर्निंग्स के बीच का रेशियो होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी स्टॉक के करंट प्राइस को कंपनी की फिस्कल अर्निंग से डिवाइड करना पड़ता है। फिस्कल अर्निंग्स कंपनी की 12 महीने से पहले की अर्निंग्स या कमाई को कहते हैं। आपको किसी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग चेक करनी होती है, लेकिन अब क्योंकि आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ पता लगा सकते हो कि कंपनी अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए क्या प्लान करेगी। एक बार आपने ये पता लगा लिया तो फिर आप रेगुलरली चेक कर सकते हो कि प्लान काम कर रहा है या नहीं। बस एक बार आपको ये पता करना है कि कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है और उसके स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड या फिर रीजनेबली प्राइस्ड, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। आपका नेक्स्ट स्टेप है कंपनी के बारे में और जानकारी हासिल करो और ये पता करो कि वो आगे ज्यादा कैसे कमाएगी। अगर कंपनी स्लो ग्रोअर है तो आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब ये आपको रेगुलरली डिविडेंड पे करे और कंपनी की अर्निंग्स भी एरिच रही हो। एक और चीज चेक करो कि कंपनी रिसेशन के टाइम डिविडेंड पे कर रही है या नहीं। अगर कंपनी साइक्लिकल है तो आपको ये चेक करना होगा कि पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं। एक एसेट प्ले कंपनी में आपको ये चेक करना होगा कि उनके एसेट्स क्या है और उन एसेट्स की वर्थ क्या है। अगर कंपनी टर्न अराउंड है तो आपको ये पता लगाना है कि क्या कंपनी अपनी अर्निंग्स इंप्रूव कर रही है और क्या इसके प्लान काम कर रहे हैं। एक स्टालवार्ट कंपनी में पीई रेशियो बेस्ट इंडिकेटर है ये डिसाइड करने का कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी फास्ट ग्रोअर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पता लगाओ
कि कंपनी कैसे और तेजी से ग्रो कर सकती है। अगर आपके मन में डाउट है तो कंपनी को कॉल कर सकते हो। ज्यादातर कंपनीज इन्वेस्टिंग को लेकर अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट होती है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सच्चाई एक न एक दिन तो रिपोर्ट के जरिए बाहर आ ही जाएगी। जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हो तो आप कंपनी के हेडक्वार्टर जा सकते हो और वहां रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हो। इससे आपको वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। आपको स्टोर जाना चाहिए और उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करके देखना चाहिए जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप यूजर्स से भी बात कर सकते हो जो वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ताकि आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स और कंपनी की पोजीशन पता लग सके। सम फेमस नंबर्स, रीचेकिंग द स्टोरी एंड द फाइनल चेकलिस्ट। ये चैप्टर कई इंडेक्स के बारे में डिस्क्राइब करेगा जो ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस चैप्टर में आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही टिप्स और सजेशन भी। कहानी, अब तक आपने वो स्टॉक ढूंढ लिया होगा जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आपने कंपनी के बारे में रिसर्च भी कर ली होगी, उसे कैटेगरी में भी डाल दिया होगा और उसकी अर्निंग्स भी चेक कर ली होगी। लेकिन अभी भी कुछ और बाकी है जो आपको इन्वेस्टिंग से पहले करना है। यानी अब आप स्टेप 5 पर पहुंच चुके हैं। नंबर नंबर अफवाहों और कोरी बातचीत से ज्यादा दमदार होते हैं। नंबर से ही किसी कंपनी का असली स्टेटस पता चलता है कि कंपनी किस लेवल पर खद्दी है। यहां कुछ नंबर्स है जिन पर आपको इन्वेस्टिंग से पहले एक बार जरूर गौर करना चाहिए। परसेंट ऑन एफ सेल्स। सेल्स परसेंटेज ही तय करती है कि किसी प्रोडक्ट की कंपनी में कितनी इंपॉर्टेंस है। यानी जो प्रोडक्ट जितना बिकेगा वो अपनी कंपनी को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, यह पता करने में हेल्प करता है कि स्टॉक कहीं ओवर वैल्यूएड या अंडर वैल्यूएड तो नहीं है, या फिर उनकी ठीक ठीक वैल्यू है। पीई रेशियो प्राइस और अर्निंग्स के बीच का रेशियो होता है। इसे निकालने के लिए हम स्टॉक प्राइस को कंपनी की फिस्कल अर्निंग्स से डिवाइड करते हैं। फिस्कल अर्निंग्स किसी भी कंपनी की पिछली 12 महीनों की अर्निंग्स को बोला जाता है। आपको शेयर्स तब लेने चाहिए जब पीई रेशियो इंडस्ट्री की पीई से कम हो। इंडस्ट्री का पीई होता है किसी एक सेक्टर या इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। एक हाई पीई का मतलब होगा कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर में हाई अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद कर सकता है, और लो पीई इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले अब ज्यादा बेटर है। इसीलिए अगर पीई रेशियो अगर 1 से कम है या स्टॉक अंडर वैल्यूएड है तो स्टॉक्स लेना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एक लोअर पीई रेशियो सुनने में बेशक फेवरेबल लगे, पर बाकी कंडीशंस भी चेक करना जरूरी है। दी कैश पोजीशन। कैश पोजीशन होता है किसी कंपनी का नेट कैश पर शेयर। यह डिसाइड करता है कि कंपनी का लेवल ओएफ कैश उसके खर्चों और पेंडिंग लायबिलिटी के मुकाबले कितना है। अगर कैश पोजीशन स्टेबल है तो इसका मतलब कंपनी अपने कैश ऑन हैंड से अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकती है। द डेट फैक्टर। आपको पता करना होगा कि किसी कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और कितना कर्जा इसने दे रखा है। अगर डेट इक्विटी से ज्यादा है तो उस कंपनी के स्टॉक्स मत लेना। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ये चीज बताएगी कि कंपनी फ्यूचर में दिवालिया हो सकती है या नहीं। डिविडेंड। जो स्टॉक्स रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं, यहां तक कि रिसेशन में भी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे बजाय उन स्टॉक्स के जो डिविडेंड पे नहीं करते। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो आइटम है जो स्टॉक में होल्ड करके रखा जाता है और जिन्हें अब भी बेचा नहीं गया है। अगर इन्वेंट्री बढ़ती रहे और सेल्स से ज्यादा ग्रो कर जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। कंपनी की पोजीशन रेगुलर चेक करना भी बहुत जरूरी है। आपको स्टोर में जाकर और कस्टमर्स से बात करके ग्राउंड फैक्ट्स और रिपोर्ट रिव्यू करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो उसे अच्छे से जांच परख लो और सिंपल एनालिसिस करने के लिए उन्हें कैटेगरी में बांट लो। इन्वेस्ट करने के लिए छोटी कंपनी को कंसीडर करो। उन स्टॉक्स में पैसा मत लगाओ जिनमें हर कोई लगा रहा है। याद रहे, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होगा वो कभी दिवालिया नहीं होगी। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो खुद के शेयर्स खरीदती हो। सबसे बड़ी बात,
पेशेंस रखो और खूब अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लो। द शॉर्ट शेयर इन द लॉन्ग टर्म व्यू। ये चैप्टर आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करने में हेल्प करेगा और ये भी बताएगा कि शेयर खरीदने और बेचने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। हालांकि ये सच है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, फिर भी अगर आप अपनी नजर बनाए रखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि स्टॉक्स कब बेचने हैं और कब खरीदने हैं। आपने स्टॉक्स चूज कर लिए हैं, तो अब बारी आती है इन्वेस्ट करने की। ये है स्टेप 6। अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम है तो ये एक अच्छा साइन है। एक हाई पीई का मतलब होगा कि आप फ्यूचर में हायर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी इस वक्त कंपनी ओवरवैल्यूएड है। लो पीई इस बात का इशारा है कि कंपनी पहले से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप ये शेयर खरीद सकते हो क्योंकि कंपनी अंडरवैल्यूएड है। लेकिन साथ ही बाकी फैक्टर जैसे इन्वेंट्री, कैश फ्लो, कैश पोजीशन, डेट फैक्टर वगैरह चेक करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट से 25 से 30% की एनुअल रिटर्न की उम्मीद रखना कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा। हो सकता है किसी साल आपको 30% तक रिटर्न मिले और किसी साल 20% से भी कम। इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि अनरियलिस्टिक उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। आप जितने ज्यादा स्टॉक्स खरीदेंगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि उनमें से कोई एक स्टॉक बड़ा प्रॉफिट कमा कर दे, और आपके पास अगर ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो आप इजीली उनके बीच में पैसों को रोटेट कर पाओगे। आप अपना पैसा स्टॉक्स की कई कैटेगरी में बांट सकते हो। स्लो ग्रोअर स्टॉक्स में रिस्क फैक्टर कम रहता है पर प्रॉफिट भी कम ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोका कोला से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, पर असल में प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं होता जितना आप उम्मीद करते हो। इसी तरह एसेट प्लेज लो रिस्क और हाई गेन स्टॉक है। साइक्लिकल भी लो रिस्क या हाई रिस्क हो सकते हैं और इनमें प्रॉफिट लो या हाई भी जा सकता है। फास्ट ग्रोअर्स हाई गेन और हाई रिस्क दोनों होते हैं। इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम वही है जब आपको यकीन हो जाए कि जो स्टॉक्स आपने ढूंढे हैं वो इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। लेकिन स्टॉक्स अक्टूबर और दिसंबर के बीच सबसे ज्यादा डाउन होते हैं जब हॉलिडे सीजन होता है। लेकिन चाहे जो भी हो, आप अपने स्टॉक्स हमेशा के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते। जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, अगर वो अच्छी नहीं चल रही है तो हमें उसके स्टॉक्स होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टॉक बिजनेस में पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई अर्निंग ही नहीं हो रही या आपके इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में शेयर्स बेचना ही सही है, और ये आपको स्टेप 8 पर लेकर आएगा, यानी अपने शेयर्स बेचना। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको शेयर कब बेचने हैं? तो हम बताते हैं। ऐसा कोई भी सिंगल फॉर्मूला नहीं है जो आपको ये बता सके कि अब आप स्टॉक्स बेच दो। स्लो ग्रोअर्स के शेयर्स तब बेचो जब 30 से 50% की अप्रिसिएशन यानी बेयर हथ हो। स्टालवार्ट तब बेचो जब पीई अपनी नॉर्मल रेंज से काफी दूर हो। साइक्लिकल को एंड ऑन एफ द साइकिल तब बेचना जब कुछ गलत हो जाए। फास्ट ग्रोअर को तब बेच सकते हो जब पीई बदी बेतरतीबी से बढ़ती जा रही हो, और टर्न अराउंड स्टॉक्स तब बेचने चाहिए जब ये टर्न अराउंड कर चुकी हो और सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हो। अगर कंपनी एसेट प्ले है तो जब तक कंपनी कर्ज में ना जा रही हो तब तक आप स्टॉक्स होल्ड करके रख सकते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट जब गिरी हुई हो यानी डिक्लाइन कर रही हो, वो भी एक अच्छा मौका होता है। अगर मौका अच्छा ना हो तो चीप स्टॉक्स मत खरीदना। अगर कोई कंपनी प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो ये जरूरी नहीं कि उसकी हालत आगे जाकर सुधर जाए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपको हमेशा अपना माइंड नए आइडिया के लिए खुला रखना चाहिए। कंक्लूजन, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट आपको स्टॉक बिजनेस पर नॉलेज ऑफर करती है, जो इस बुक के ऑथर पीटर लिंच अपने रीडर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। वो खुद एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। ये समरी एक्सपर्ट्स के साथ साथ नए लोगों के लिए भी बड़े काम की है। आपने इसमें लिंच के एक्सपीरियंस और सजेशन के बारे में जाना, जो आपको राइट कंपनी में राइट इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। इसे जानने के बाद आप कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में रख पाएंगे और ये भी पता लगा पाएंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगी और कौन सी नहीं है। इसमें आपको सारे रिस्क फैक्टर के बारे में भी बताया गया है, ताकि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको किसी बड़े नुकसान में फंसा दे। इसके साथ ही आपको इसमें अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस पर बेस्ड बेस्ट एडवाइस। हियर द एंड ऑफ द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।
in this channel for about investing topic.